कल हमने पढ़ा था पठारों के बारे में कि सीखते समय जो है वो हमारे बीच में जो रुकावटें आती है कई तरह की, जिसकी वजह से हम बीच में सीखना बंद कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, पठार कहलाते हैं। ठीक है, लर्निंग के समय जो बनते हैं। और उसके बाद जैसे पठारों की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पठार सीखने वाले की उन्नति में बाधा डालते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति सीख रहा है, बीच में पठार बन जाएंगे, बीच में अगर वो बीच में सीखना बंद कर देता है तो वो क्या करते हैं, उसकी उन्नति में बाधा डालेंगे और समय को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या आप बीच में कोई काम लग जाते हो, या फिर आपको कोई इंजॉय चाहिए होता है बीच के अंदर कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं या कुछ भी है, तो बीच में आप स्टडी बंद कर देते हो, तो वो समय एक तरह का नष्ट ही होता है। अगर आप ज्यादा समय जो है उसको लेते हो तो हाँ, 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो वो कोई पठार नहीं माना जाता। अगर आप लंबा बीच में ब्रेक लेते हो ना, तो वो माना जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, समय आपने बहुत ज्यादा नष्ट कर दिया, आधा घंटा पढ़े और 1 घंटा रेस्ट लिया, तो वो सही नहीं है, वो समय की बर्बादी कहलाती है। फिर जैसे सोरेनसन है, उनके अनुसार क्या था कि शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें क्या है, पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल समाप्त कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, उनकी संख्या या अवधि को कम किया जा सकता है। ठीक है, जहां आप 1 घंटे की रेस्ट ले रहे हो उसको हम आधा घंटा बना सकते हैं, या 10 मिनट या 15 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, या उनकी संख्या में कमी कर सकते हैं कि जहां आप बीच में 3 बार खड़े हो वहां पर आपको सिर्फ एक ही बार खड़ा होना पड़े। उनको कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पुरस्कार या दंड के माध्यम से किसी को पुरस्कार देने के बहाने अपन उसको बिठाए रख सकते हैं। ये आपको जो, अगर आप इतनी देर तक बैठे रहोगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे। ठीक है, या फिर दंड के माध्यम से, अगर यहाँ से खड़ा हुआ तो मैं तुझे मारूंगी या पिटूंगी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई सजा दे दी जाएगी, तो वो क्या हो गया, दंड के माध्यम से भी हम उसको 1 घंटे तक जो है बिठा कर रखते हैं। हाँ, दंड के माध्यम से ये हो सकता है कि वो सिर्फ बैठा रहे और पढ़े नहीं। पुरस्कार के माध्यम से पॉजिटिव हो सकता है कि वो पढ़ भी ले। अध्यापक जब पठार का अनुभव करे, जब एक टीचर को लगे ना कि अब वो बोर हो रहा है, वो नहीं पढ़ा पा रहा है, तो वो क्या करे, उसी से रिलेटेड जो बालक या बालिकाएं हैं जो क्लास में, उनके बीच में पठार नहीं आने दे। खुद के बीच में आ रहा है तो आने दे, लेकिन उससे रिलेटेड जब भी आप जैसे कोई क्वेश्चन करा रहे हो बच्चों को, या आपको लगे कि अब मैं थक गया हूँ, तो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दो बच्चों को, ताकि बालकों में जो क्या हो कि उनको क्रिया चलती रहे उनकी पढ़ाई की, उनके बीच में पठार नहीं बने। ठीक है, तो उनके कार्य में परिवर्तन कर दिया जाए जिससे उनकी क्रिया चलती रहे। सरल से कठिन की ओर के अनुसार पाठ्य सामग्री को संगठित किया जाए। अगर सरल से कठिन की ओर होंगे तो आसान आसान होगा, तो बच्चे में एक लगातार क्या होगा, एक वक्र बनता जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनता जाएगा लगातार, और पठार आने के चांसेस क्या होते हैं, फिर कम होते हैं। जैसे लेकिन जैसे जैसे कठिन आएगा ना, तो उसको क्या होता है, फिर उसके बाद पठार बनने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू शुरू में बिल्कुल सरल होना चाहिए, ताकि कम से कम स्टार्टिंग में तो पठार नहीं बने। अधिगम की प्रक्रिया में छात्र छात्राओं के बीच में विश्राम दे देना चाहिए। जैसे स्कूल में नहीं होता, बीच में हाफ टाइम होता है जैसे। ठीक है, गेम्स पीरियड होते हैं, तो वो इसी वजह से रखे जाते हैं। उससे क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया में छात्र छात्राओं के बीच में जो विश्राम दिया जाएगा उसको प्लेटिव बनना नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें वो एक पर्टिकुलर 3 घंटे आपको पढ़ाने के बाद आधे घंटे का रेस्ट देते हैं। सीखे जाने वाले कार्य के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था की जाए। अच्छा वातावरण होगा सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली बच्चा आराम से सीखता ही जाएगा। फिर नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, एक ही विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रोज नई नई विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे बच्चों का क्या हो, इंटरेस्ट डेवलप हो उसके अंदर। फिर अधिगम के वक्र आ जाते हैं, कर्व ऑफ लर्निंग, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ऐसा वक्र जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास के बीच संबंध बताता है। हम लोग मैथ में नहीं करते हैं, जैसे ग्राफ पेपर दिया हुआ होता है हमें, उसमें ग्राफ बनाते हैं, कोई ऊपर के ग्राफ होते हैं, कोई नीचे के ग्राफ होते हैं। जैसे कोई इनकम से रिलेटेड होता है, कभी कम हो रही है इनकम, कभी तेज हो रही है, फिर तेज हो रही है, फिर उसके बाद फिर से वापस नीचे आ गई, तो वो पठार बनते हैं ना जो। तो उसी तरह से वक्र जो है हमारी स्टडी से रिलेटेड भी होते हैं। तो सीखने की उन्नति या अवनति को व्यक्त करते हैं कि आज व्यक्ति ने इतना सीखा, फिर उसके बाद कल उसने उससे और ज्यादा सीखा, फिर उससे बाद उसने और ज्यादा सीखा, और फिर एकदम से नीचे आ गया, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है, वो वक्र कहलाते हैं। तो गेट्स या अन्य के अनुसार देखो, जैसे सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये बच्चे ने कितना सीखा है, रोज की डेढ़ लगा लो, या वीक का अपन रख सकते हैं, जैसे अपने बनाते थे ना इस तरह से ग्राफ बनाते, तो उसमें एक तरफ जो वीक या मंथ रखते हैं। ठीक है, एक तरफ बता देते कि हाँ इसने इतना लेसन सीखा है, तो उसमें अपने ग्राफ जैसे इस तरह से बन जाते हैं, ग्राफ बनते हैं ना, आपने अगर बनाए होंगे बचपन में तो। ठीक है, तो वही इसी तरह की चीजें हैं इसमें। जैसे 4 तरह के वक्र हैं, सकारात्मक, धनात्मक, उन्नतोदर, वर्धमान या कॉनकेव वक्र, ये इसके नाम है। ठीक है, एक तरह से पॉजिटिव ही होता है ये। इसमें क्या होता है, जैसे वो लगातार जो है वो
सीखता ही जाता है। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या है, नकारात्मक, ऋणात्मक, नतोदर और हास निष्पादन वक्र यानी कि कॉन्वेक्स कर्व। थर्ड वाला है सरल रेखीय त्वरण वक्र या समान निष्पादन। फोर्थ है एस आकार का या मिश्रित वक्र या एस शेप्ड का। इनके बारे में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट है जैसे समान निष्पादन या सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या होता है, ग्राफ देखो बिल्कुल सीधा बनेगा। बच्चे ने शुरू किया और बीच में कोई पठार नहीं बनना, लगातार जो है वो सीखता जा रहा है, यानी कि उसकी सीखने की मात्रा या समान, सब कुछ समान रह रहा है ना, तो बहुत ज्यादा सीख रहा है, धीरे धीरे अपने आप का लेवल जो है वो बढ़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस वक्र में स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान रह रही है, ठीक है, समान रह रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये सरल रेखीय वक्र बनता है। फिर आता है सकारात्मक वक्र। इसका डायग्राम देखो, पहले तो धीरे होगी, लेकिन जब तेज होगी ना, तीव्र होती है, तो बहुत तीव्र हो जाती है, सरल से कठिन की ओर जैसे चलता है, ठीक है, उसमें इस तरह से होता है। तो इसमें देखो, इस वक्र में प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है। देखो प्रारंभ में तो कैसी है, धीमी है ना, नीचे झुक गया है कर्व, तो धीमी है। उसके बाद लेकिन बाद के प्रयासों से गति कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। बाद में क्या है, जैसे तीव्र हो रही है ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, बाद में इसकी गति कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप शिक्षण तेजी से ऊपर की ओर उठता है। यदि शिक्षार्थी को कोई कठिन विषय पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो प्रारंभ में कठिन होने के कारण सीखने की गति कैसी रह जाती है, धीमी हो जाती है। कई बार कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, टफ होते हैं, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आते। जैसे आपने शुरू में क्या था, पेडागोजी आपकी समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं थे, अधिगम के बारे में भी नहीं पता था। तो बाद में क्या है, धीरे धीरे आपने इसको पढ़ना शुरू किया, तो अब आपका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, कि धीरे धीरे जो है वो आप इसको सीख रहे हो। पहले आपके लिए बहुत कठिन था ये सब्जेक्ट, नाम भी नहीं सुना हुआ था, कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, तो आपके क्या था, धीरे धीरे जो उसके बाद अब आपने सीखना शुरू कर दिया। अब आपको इन शब्दों के बारे में, इन लाइनों के बारे में बहुत कुछ पता है आपको, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है इसके बारे में। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, सकारात्मक या धनात्मक वक्र बनेगा। तो पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो प्रारंभ में कठिन होने के कारण क्या होता है, सीखने की गति बिल्कुल धीमी रहती है, बोर भी हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद क्या है, गति में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। फिर आता है नकारात्मक या ऋणात्मक, नतोदर या हास निष्पादन या कॉन्वेक्स कर्व। ये देखो इसका कर्व ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, इस वक्र में प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है। कोई चीज आसान होगी तो बड़ा मजा आएगा सीखने में, फटाफट सीखते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लेकिन परंतु बाद में प्रयासों में यह गति प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाने के कारण धीमी हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा टाइम पढ़ते जब एग्जाम का टाइम आने लगता है ना, तो बस अब और नहीं पढ़ा जाता। कई बार ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम आने लगेंगे ना, तो एकदम बस जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब बिल्कुल नीचे की तरफ उनका घटना शुरू हो जाता है, ठीक है, वक्र नीचे की तरफ घटना शुरू हो जाता है। तो वो इसी कारण से होता है, वो नकारात्मक या ऋणात्मक नतोदर हास निष्पादन कर्व कहलाते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स कर्व कहलाते हैं। तो इस वक्त में क्या होगा, प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ मुझे पास होना है, ये करना है, तो हम बड़ा जल्दी पढ़ते हैं और फटाफट सीखते भी हैं, कर्व बहुत ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद बोर हो जाते हैं, या किसी कारण से, प्रयोज्य होता है किसी कारण से, ठीक है, निष्पादन होता है किसी तरह का निवारण या परिणाम जो होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उच्चतम शिखर एकदम ऊपर आने के बाद क्या होता है, किसी कारण के होने के कारण क्या है, गति धीमी हो जाती है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोर ही हो, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड कारण भी हो सकते हैं, मानसिक कारण भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, वो जो वक्र है वो अचानक से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो वो नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र कहलाता है। फिर एस आकार का, ये तो है कि इस शिक्षण वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी और फिर कुछ तीव्र हो जाती है, ठीक है, पहले धीमी होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से ऊपर जाएगी, फिर नीचे, जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है ना एस शेप्ड कर, कभी ज्यादा सीख लिए, कभी बहुत ऊपर चले गए, फिर वापस नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पेपर आने वाले हैं तब तो एकदम से ग्राफ ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और जब पेपर चले गए तो वापस नीचे आ गया। तो ऐसा कर्व जो होता है नॉर्मल सामान्य बच्चों के अंदर जो ये ऐसा आकार का वक्र पाया जाता है। अधिगम की परिभाषाएं वह प्रकार है, इसमें है सबसे पहले गेट्स के अनुसार है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये डेफिनेशन है, ये तो आपको S2S ही लर्न करनी पड़ेगी, मतलब सबका एक ही है, ठीक है। अनुभव करेंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में संशोधन होता है या परिवर्तन होता है वही अधिगम है।
फिर स्किनर के अनुसार है, तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। जो भी अनुकूलन क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है हमारे अंदर, ठीक है, व्यवहार से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया हम करते हैं ना, जो सीख कर करते हैं, वो क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ और स्किनर दोनों के दोनों। स्किनर के बारे में तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं सिद्धांत के अंदर। नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। नए नए ज्ञान प्राप्त करते हो ना, पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में, थर्ड में, हर बार क्या होता है, हमारा स्तर बढ़ता जाता है और हर क्लास में हम कुछ नया सीखते हैं और नई नई अनुक्रियाओं को प्राप्त करते हैं। तो वो क्या होगी, वो प्रक्रिया कैसी होगी, अधिगम की प्रक्रिया होगी। हर साल आप कुछ नया सीखते हो, हर क्लास में जाते हो, नई क्लास में जाते हो, तो कुछ पहले वाला होता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी होता है आगे का सीखने के लिए। प्रो एंड क्रो के अनुसार इनकी भी बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है और एग्जाम्पल जब दिए जाते हैं ना, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनका नाम पक्का ही आता है उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने हर एक फील्ड के अंदर अपनी डेफिनेशन दी है, हर एक फील्ड के अंदर। इवन हिस्ट्री में भी होंगी, जियोग्राफी में भी होगी, ठीक है, बहुत हर सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने अपनी डेफिनेशंस रखी हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या होता है, आदतें भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आदतें हमें क्या करती है, सिखाती हैं। ज्ञान है, अभिवृत्तियां हैं, सीखने की जो बार बार आप प्रयास करते हो वो सब है, तो वो क्या है, अर्जन ही तो है। उनका अर्जन करना क्या होगा, अधिगम होगा। जो भी आप अर्जित करते हो, गेन करते हो, वही व्यवहार करोगे, वही अधिगम है। फिर है गिलफोर्ड के अनुसार, व्यवहार के कारण व्यवहार में व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। हो सकता है सामने वाले के व्यवहार को देखकर आप व्यवहार करते हो, एक खुद का भी तो सेल्फ बिहेवियर भी तो होता है ना, तो वो सब परिवर्तन जो आते हैं वो कैसे होते हैं, अधिगम कहलाते हैं। पावलोव के अनुसार है, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। पावलोव का तो हमने सारा पढ़ ही लिया था, ठीक है, किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, ते पर किया था, ठीक है, तो उसमें वही था ना कि अनुकूलित अनुक्रिया मिलेगी, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आदतों का निर्माण करेगा। फिर अधिगम के प्रकार है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है गामक अधिगम। गामक अधिगम देखो, जैसे जिसके अंदर हम अपने हाथों और पैरों का यूज करते हैं केवल, ठीक है, उसमें कौन से आएंगे, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनके भी मानसिक योग्यताएं विकसित नहीं है, जिनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने हाथों पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज सीखने के लिए, जैसे चलना है, दौड़ना, ठीक है, अपने हाथ से कुछ भी उठा लेना। उनको ये नहीं पता होता है कि सामने कीड़ा चलकर आ रहा है, क्या चल कर, वो तो उसको उठा लेंगे, ठीक है, तो वो क्या है उनके अंदर, क्योंकि अभी मानसिक क्रियाएं जो है विकसित नहीं है कि हमें इस चीज को हाथ नहीं लगाना है, जलती हुई अगरबत्ती को हाथ लगा लेंगे, क्योंकि वो उनको सिर्फ उसमें क्या है, अपने सिर्फ गामक अधिगम है उनके अंदर, अभी सिर्फ हाथों और पैरों का यूज करना जानते हैं। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि वो किसी गलत चीज को हाथ नहीं लगा ले, ठीक है, गर्म चीज को हाथ नहीं लगा ले, लेकिन क्या है, जब तक वो हाथ नहीं लगाएगा तब तक वो सीखेगा नहीं। छोटा बच्चा होता है ना, वो अगरबत्ती जो होती है ना, उस वो जो जलती हुई रेड रेड कलर की दिखती है उसको वो पक्का ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये कुछ खेलने की चीज है। उसके लिए तो क्या है, या तो सारी खेलने की चीज है या खाने की चीज है, इसके अलावा उसे कोई चीज से मतलब नहीं होता है, तो इसलिए वो अपने हाथों और पैरों का ही इस्तेमाल करता है उस समय, छोटा बच्चा होता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर मानसिक योग्यताएं विकसित होती है, तब उसमें क्या होगा, गामक अधिगम भी होता है और उसके साथ साथ क्या होगा, मानसिक योग्यताएं भी विकसित होती हैं। उसके बाद वो दिमाग से काम लेना शुरू करके, अच्छा अब मुझे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है, एक बार पक्का जलाते हैं, सब लोग ने जलाया होगा एक बार, सब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको, जब तक मना करेंगे ना तब तक उसको समझ में नहीं आता कि अच्छा ऐसे ही मना कर रहे हैं मुझे तो, और धीरे से जब कोई नहीं दिखेगा ना, वो जाकर उस अगरबत्ती को पकड़ लेता है और फिर रोता है कि मेरा हाथ जल गया। तो वो पहले तो समझता नहीं ना, क्योंकि मानसिक योग्यताएं नहीं होती है उसके अंदर, उसको सिर्फ अपने हाथ पैर चलाने होते हैं और हर चीज उसके लिए खिलौना या खाने की चीज होती है, तो वो कैसा होता है, वो गामक अधिगम होता है। तो इस प्रकार के अधिगम में मानसिक योग्यताएं या तो अल्प विकसित होती हैं या पूर्ण रूप से अविकसित होती हैं। इस अवस्था में अधिगम करता गामक क्रियाएं ही करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो मानसिक योग्यताएं क्या होती है, अधिक विकसित नहीं हो पाती है, तो वह केवल गामक क्रियाएं करता है, जैसे चलना, दौड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्ष यानी कि कोई भी चीज उसके सामने हो रही होती है ना, उसको देखकर सीखता है, ठीक है, ये उसके बाद की अवस्था है, गामक के बाद की अवस्था है। उसमें क्या होगा, कोई चीज वो देख रहा है कि अच्छा कोई ऐसे इस तरह से, जैसे अपने से छोटे बड़े बच्चे को देखता है बच्चा कोई, ठीक है, तो उस बच्चे को देख कर सीखता है, अच्छा इस तरह से खेला जाता है। कोई उससे थोड़ा सा मान लो 1 या 2 साल बड़ा बच्चा हो,
ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे ब्लॉक्स वाले गेम होते हैं ना, तो उनको जोड़कर देख रहा है, तो वो बच्चा उसको देखकर क्या करेगा, उसको देखकर सीखेगा। तो इस अधिगम क्या होता है, अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सीखता है, यानी कि देख कर सीखता है कोई भी चीज है उसको। जैसे जैसे एक बालक का मन विकसित होता है, वह अपना प्रत्यक्ष ज्ञान प्रारंभ कर देता है। अलग अलग इंद्रियों, जैसे अभी आपको अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल दिया था, वो इसमें भी आ सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उन चीजों को सीखता है। ठीक है, कभी धूप में बाहर जाना है, गर्म पानी में हाथ मार देना, ठीक है, तो वो अलग अलग ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, या उसको ये भी नहीं पता होता कि टेस्ट के बारे में, कहाँ पता होता है उसको कि हाँ मुझे जो अपन देंगे वो टेस्ट, अपन को तो पता है कि हाँ ये बच्चे को देना है, लेकिन खुद को उसको थोड़ी ना पता है, वो उठाकर मिर्ची भी खा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, उनसे वो धीरे धीरे सीखता है कि अच्छा ये चीज जो मुझे उठाकर खाऊंगा तो मुझे कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कई बार जो है उसको देख कर एक बार तो मिर्ची मुंह में डालेगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट टाइम वो मिर्ची से डरने लग जाता है फिर, कि हाँ ये कड़वी है तो मुझे नहीं खानी है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों की संवेदनाओं से ज्ञान प्राप्त करता है धीरे धीरे। फिर तब बच्चा उसे अपने दिमाग में सीखने लग जाता है, दिमाग में उसके एक वैल्यू बन जाती है ना कि हाँ मुझे इस चीज को अब हाथ दोबारा नहीं लगाना, या मुझे ये चीज नहीं पकड़नी, या मुझे नहीं खाना, या वहां नहीं जाना, उससे मुझे नुकसान होगा। तो वह अपनी समस्याओं को सुलझाने में सूझ का प्रयोग करने लग जाता है। फिर आता है संकल्पनात्मक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में मानसिक योग्यताएं काफी विकसित हो जाती है तथा बालक अपनी समस्याओं का अपने ढंग से समाधान करने लग जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ब्लॉक्स वाला बताया ना, पहले तो दूसरों को देखकर सीखा, अब वो सोचेगा कि क्यों ना मैं खुद ही बनाकर देखूं, तो खुद अपने आप से उसे अलग अलग जो है वो शेप्स बनाना सीख जाता है। तो वो कैसी होगी, संकल्पनात्मक अधिगम होगी, जिसमें वो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा किसी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को देखा बैग अरेंज करते हुए, उसने अपने तरीके से किया, वो कहेगा नहीं मैं ऐसे अरेंज करूंगा, ठीक है, या मुझे इस तरह से रखना है अपने आप को, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, या अपने तरीके से उन समस्याओं को क्या करेगा, समाधान करने का प्रयास करेगा। तो वो संकल्पनात्मक अधिगम हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह का अधिगम है। फिर आता है सहचर्य। इस अधिगम में पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान से जुड़ जाता है। सहचर्य का मतलब होता है कि कोई कुछ भी आपने पहले सीखा है, तो उसी ज्ञान से रिलेटेड क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी उससे मिलता जुलता नया ज्ञान होगा ना, तो उसे पूर्व ज्ञान की याद दिलाएगा, अच्छा ये चीज मैंने सीखी हुई है, लेकिन हम कहेंगे हाँ है तो वैसी ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में जैसे कोई भी लेसन आपको दिए जाते हैं, पहली क्लास में देंगे तो आपको सिर्फ बताएंगे कि हाँ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, आप बड़े खुश होकर पढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, हाँ बेटा है तो भाई फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन अब तुम्हें इसके अंदर पढ़ना है किसमें किसमें विटामिन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। धीरे धीरे क्या किया, पूर्व ज्ञान से जोड़कर उस ज्ञान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो वो कैसा हो गया, सहचर्य अधिगम हो गया। फिर है प्रशंसात्मक अधिगम। यह अधिगम प्रभावशाली पक्ष की ओर से होता है। प्रभावशाली पक्ष होता है जैसे कोई भी व्यक्ति है जो आपकी प्रशंसा करता हो, ठीक है, आपने छोटा सा भी काम किया तो आपको प्रशंसा करेंगे, तो वो प्रशंसा क्या करती है, उस अधिगम को बढ़ावा देती है। प्रशंसा है, पुनर्बलन है, पुरस्कार है, तो ये सब क्या करते हैं, अधिगम को बढ़ाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनकी प्रशंसा करो, अरे तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया, तुम और अच्छा कर सकते हो, तो वो उसकी प्रशंसा करना हो गया। या कई बार होता है ना कि जैसे पेरेंट्स छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर एक पोएम भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं ना, तो जो भी व्यक्ति आता है घर में, तो उस बच्चे को क्या करेंगे, उसकी प्रेज करेंगे, हमारे बच्चे को पोएम आती है बेटा सुनाओ। तो वो क्या हो गया, प्रशंसात्मक अधिगम हो गया एक तरह से, वो उस बच्चे को आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो पढ़ने के लिए। अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। इस अधिगम में अधिगम करता अपने माता पिता के प्रति प्रेम का व्यवहार, परिवार के प्रति स्वामित्व का भाव आदि सीख जाता है। इस व्यवहार को बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम होता है ना, ये बच्चे में अपने आप ही आता है। ठीक है, एक बच्चे का माँ के प्रति स्टार्टिंग में सबसे पहले एक माँ के प्रति सबसे ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि वो उसी के आसपास रहता है, उसको और कोई पसंद नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे खाने के लिए या मेरी सारी केयर करने के लिए क्या है, सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं है। उसे और किसी पे विश्वास नहीं होता है उस समय। ठीक है, सिर्फ अपनी माँ के अलावा और किसी पे विश्वास, छोटे बच्चे का लगाव सबसे ज्यादा अपनी माता के साथ होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बाद में उसको पिता का एहसास होता है कि हाँ एक पिता नाम की भी चीज है, फिर उनके बाद जो है वो उनके साथ प्रेम का व्यवहार जो है धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, और परिवार के प्रति स्वामित्व का भाव आदि जो है वो सीख जाता है। बच्चा साल भर तक तो सिर्फ अपनी माता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, बाद में धीरे धीरे उसको जब मानसिक क्रियाएं विकसित होती है ना, उस समय सेल्फिश भी होते हैं बच्चे,
ठीक है। 1 साल से लेके 3 साल तक सेल्फिश होते हैं बच्चे, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है कि मेरा खाना कब आएगा, मेरा काम कब होगा, ठीक है। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, घर में लड़ाई हो रही है होने दो, मेरा खाना मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस समय सेल्फिश होते हैं छोटे बच्चे। धीरे धीरे जो है वो उस चीज को वो सीखते हैं कि घर में और भी व्यक्ति हैं जिनसे हमें प्रेम करना है। वो धीरे धीरे आता है ना, बाद में अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं तो समाज में जाते हैं, परिवार और भी बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम है या उनके प्रति इज्जत का जो भाव होता है ना, स्वामित्व का भाव होता है, वो धीरे धीरे सीखता है वो।